अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है असेसिंग अ न्यू वेंचर्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वायबिलिटी। बेसिकली होता क्या है कि हमने पढ़ लिया है कि एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हैं, आइडियाज़ जनरेट करने के बाद उसका बिज़नेस मॉडल कैसे बनाया जाता है, बिज़नेस मॉडल बनाने के बाद बिज़नेस प्लान कैसे बनाते हैं, और उसके बाद डिफरेंट उसके जो मार्केटिंग इश्यूज़ हैं वो हमने पढ़ लिए, और जो जो स्टेप्स और एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। हमने जो चीज़ अभी तक नहीं पढ़ी वो ये नहीं पढ़ा कि वो ये चेक करना कि वो फाइनेंशियली सरवाइव कर सकती है या नहीं कर सकती, या कंपनी कितने प्रॉफिट्स अर्न करेगी, कितनी सेल्स जनरेट करेगी, उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने नहीं देखी। तो बेसिकली वो हमारे इस चैप्टर का पार्ट है। सबसे पहले जो है वो हमारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। एक कंपनी की या एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वायबिलिटी को चेक करने का प्रोसेस इज़ बेसिकली कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद टू थिंग्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये इसकी जो कंसर्न है वो इन दो चीज़ों से होता है। उसमें से एक है रेजिंग मनी, कि हमारे बिजनेस के लिए हमें जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा। दिस इज़ कॉल्ड रेजिंग मनी। पैसा कहाँ से आएगा मीन्स सपोज हमने एक न्यू कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हमें 10 लाख रुपया चाहिए। ये 10 लाख हम ऑनर वो खुद बिजनेस में डालेगा, वो किसी से लोन लेगा, वो किस से लोन लेगा, बैंक से लेगा, इंटरेस्ट बेस्ड लेगा, किस तरह से वो ये मनी अरेंज करेगा। दिस इज़ द कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इट डील्स विद रेजिंग मनी, एंड देन जब वो मनी जो हमें रिक्वायर्ड मनी है वो सपोज हमने कहीं से कलेक्ट कर ली, तो उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो है कि मैनेजिंग अ कंपनी फाइनेंसेस इन अ वे दैट अचीव्स द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। फिर जो पैसे हमारे पास आ गए हैं उनको इस तरह यूटिलाइज करना है कि हम जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न, प्रॉफिट मींस रिटर्न या रिटर्न्स मींस प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें या हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न अचीव कर सकें। दिस इज़ द क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So financial management deals with two things. One is the raising money and other is managing of finances in a way that achieves the highest rate of return. Then comes the this chapter, basically chapter number 8, which we are going to study, is primarily focus is on how a new venture tracks its financial progress. कि suppose एक कंपनी जो है वो स्टार्ट हो गई है, हमें जो रिक्वायर्ड मनी चाहिए थी वो हमें मिल गई है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट है, तो हम इस पूरे प्रोसेस में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसका ट्रैक कैसे रख सकते हैं। उसका ट्रैक रखने के लिए कंपनीज जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, एनालाइज करती हैं, और उसके बाद ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सिर्फ पास्ट के बेस पे नहीं होती, ये फ्यूचर इनकम एक्सपेंसेस के बेस पे भी बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी अगर स्टार्ट की है और उसको स्टार्ट किए हुए 1 महीना गुजर गया है, तो मैं उस महीने के लिए सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगी, बैलेंस शीट बनाऊंगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाऊंगी, बल्कि उसके साथ ही मैं उसकी फ्यूचर स्टेटमेंट्स भी बनाऊंगी। मैं एस्टिमेट लगाऊंगी कि इस महीने में अगर मेरी इतनी सेल्स हुई हैं और उस पर इतने एक्सपेंसेस आए हैं, तो फ्यूचर में इसके कितनी, अगले महीने कितनी एक्सपेक्टेड सेल्स होंगी, या कितने एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे, या मेरी बिजनेस में एसेट्स कितने रहेंगे, ये सारी चीज़ें फोरकास्ट की जाती हैं, ये एस्टिमेट की जाती हैं, और उनकी बेस पे फ्यूचर स्टेट इनकम और एक्सपेंसेस एस्टिमेट किए जाते हैं, और उनको लेके फिर हम फ्यूचर या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सो इस चैप्टर में हम दो चीज़ों से कंसर्न होंगे, एक पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और दूसरा प्रोजेक्टेड या फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और प्रोजेक्टेड या फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले तो 2 ऑब्जेक्टिव्स कि डील्स विद 2 थिंग्स, रेजिंग मनी एंड मैनेजिंग अ कंपनी फाइनेंसेस, एंड सेकेंडली भी हमने देखा
कि ये वाला जो चैप्टर है ये रेजिंग मनी से कंसर्न नहीं है, इसका कंसर्न सेकंड पॉइंट से है कि हाउ टू ट्रैक द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंस्टेंटली डील करती रहती है या पूछती रहती है, या बेसिकली कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चंस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बिज़नेस किस तरह का कर रहे हैं, हम मनी जनरेट कर रहे हैं या उल्टा हम लॉस में जा रहे हैं, और हमारे पास ऑन हैंड कैश कितना है। ऑन हैंड कैश होता है मीन्स जो हमारे पास हमारी पॉकेट में होता है, जो हम ज़रूरत के टाइम यूज़ कर सकते हैं। क्या हमारे पास इतना कैश है कि अपनी शॉर्ट टर्म एप्लीकेशंस मीन्स जो हमने फौरी तौर पे पैसे किसी को पे करने होते हैं वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली या इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम ग्रो कितना कर रहे हैं, कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, हम इंडस्ट्री के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं, हम उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं या कम प्रॉफिटेबल हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं या जो भी उसका फाइनेंस मैनेजर होता है वो कंपनी से रिलेटेड सोचता रहता है या करता रहता है। उसके बाद दीज आर द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। तो एक कंपनी के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज़ प्रॉफिटेबिलिटी, कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करना है। नेक्स्ट इज़ लिक्विडिटी, देन एफिशिएंसी और फिर है स्टेबिलिटी। दीज आर दी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि कोई भी जो बिज़नेस रन कर रहा होता है वो फाइनेंशियली क्या अचीव करना चाहता है, उसके गोल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमें भी पता है कि जब भी कोई कंपनी, किसी हर कंपनी का मकसद ये होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। वो उसके पास इतना कैश हो कि वो अपने डेली एक्सपेंसेस को बियर कर सके या बर्दाश्त कर सके, तो दैट इज़ लिक्विडिटी। और वो अपने रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एसेट्स हैं, वो उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके, दिस इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। एंड देन स्टेबिलिटी मीन्स कि हमारी कंपनी जो है वो स्टेबल रहे मीन्स हमें जितना हमारी डेट टू इक्विटी रेशो अच्छी रहे, हम कर्जे के बोझ तले ना दब जाएं, इन अदर वर्ड्स। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी। इनको हम वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स इज़ द एबिलिटी टू अर्न अ प्रॉफिट, कि कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है या नहीं कर सकती। कुछ स्टार्टअप बिजनेस ऐसे होते हैं जो आइडिया वाइज बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, या फिर शुरू में उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बहुत अरसे तक उनको प्रॉफिट जनरेट करने में मुश्किल पेश आती है। कुछ जो है कंपनीज स्टार्टअप बिजनेस जो हैं वो शुरू में घबरा जाते हैं कि ये तो एक्सपेंसेस ही बहुत ज़्यादा हैं, हमारे प्रॉफिट्स अर्न नहीं हो रहे। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हम किस लेवल पे जाके या कितने अरसे बाद जाके प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं या हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। देन सेकंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव वाज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द फर्म्स एबिलिटी टू मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कि कंपनी जो है उसमें कितनी सलाहियत है कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मीन्स हमने किसी को पैसे देने हैं, कोई रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस हैं, सपोज यूटिलिटी बिल्स हैं, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देनी हैं, तो दीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो कंपनी के पास कितनी सलाहियत है कि वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है या नहीं कर सकती। अब मेरा ख्याल है शायद हमने क्लास में कुछ दिन पहले भी ये डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो वो लिक्विड भी हो, दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। प्रॉफिटेबिलिटी ये होती है कि हम कितना कुछ सेल कर रहे हैं, सेल में से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है, जबकि लिक्विडिटी इज़ अ सेपरेट थिंग। लिक्विडिटी ये है कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंतहाई सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ एक पर्सन है जिसका बिज़नेस जो है वो कंस्ट्रक्शन है। अब वो ये क्या करता है कि वो घर बना के सेल करता है। अब उसने घर बनाया है, उसको 6 मंथ लगे हैं, 6 मंथ उसका काम मुसलसल एक्सपेंस करना है, वो खर्चा किया जा रहा है। तो बेसिकली एक टाइम आएगा जब उसके पास हो सकता है पैसे खर्च करने के लिए ना रहें,
तो दैट मीन्स उस टाइम पे उसकी लिक्विडिटी कम हो गई है, उसकी पॉकेट में पैसे नहीं है। सपोज घर पूरा हो गया है, अब उसके पास एम्प्लॉयज़ को या मज़दूरों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जब वो घर सेल करता है या वो उसका अंदाज़ा है कि ये घर सेल होगा तो उसको सपोज 10 लाख का प्रॉफिट देगा, तो प्रॉफिटेबल तो वो बिज़नेस है लेकिन लिक्विड नहीं है फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कि उसके पास एम्प्लॉयज़ को या मज़दूरों को देने के लिए पैसे नहीं है, तनख्वाह नहीं देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबल वो बिज़नेस है। ऐसा हर बिज़नेस में होता है, क्योंकि समटाइम्स कोई भी ऐसी कंपनी जो कोई सपोज कोई मैन्युफैक्चर करके चीज़ सेल करती है, तो चीज़ सेल कर दी है उसने लेकिन अभी तक उसको पैसे नहीं मिले, तो जब चीज़ सेल हो जाती है या कोई चीज़ सेल हो जाती है तो हम उसको अपना प्रॉफिट कंसीडर कर लेते हैं, पैसे चाहे मिलें या ना मिलें। तो अगर सपोज़ हम एक घर था जो उसने, जो मैनेजर की मैंने आपको एग्जांपल दी, उसने घर सेल कर दिया, घर बड़ी अच्छी प्राइस पे सेल हो गया, उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन निकला 10 लाख का, लेकिन उस बंदे ने कहा है कि मैं पेमेंट जो है वो 2 माह बाद करूँगा। तो इस टाइम पे कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है या उसकी लिक्विडिटी कम है, उसके पास वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रही ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश, तो दैट मीन्स इसकी लिक्विडिटी कम है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर उसके बाद थर्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो थी, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो था वो था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ये है कि आप एक कंपनी या एक फर्म अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है। सपोज कोई एक प्रोडक्शन फर्म है तो उसके ने जो भी मशीनरी लगाई हुई है, क्या वो ज़्यादा देर बंद पड़ी रहती है या उसको वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है, या सपोज़ उसने कोई लैंड परचेज़ की हुई है तो वो लैंड फ्री पड़ी है, उसका कोई यूज़ नहीं है या उसको नए नए कामों में वो यूज़ करती जा रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। हम एफिशिएंसी की एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल दी है एक एयरलाइन इंडस्ट्री की, शायद मैंने क्लास में भी एग्जांपल की दी थी कि एक एयरलाइन इंडस्ट्री है साउथ वेस्ट एयरलाइन इंडस्ट्री है जो कि सबसे कम फेयर चार्ज करती है अपने पैसेंजर्स से, और इसके बदले ये क्या करती है, ये कहती हैं कि हम आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं देंगे, बस बेसिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो बेसिकली ये कोई मील्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई एक्स्ट्रा रिफ़्रेशमेंट नहीं देते और कोई ऐसी सर्विस नहीं देते जो दूसरी फैंसी एयरलाइंस प्रोवाइड करती हैं और उसके मुकाबले में वो हैवी फेयर चार्ज करती हैं। तो बेसिकली ये साउथ वेस्ट एयरलाइन जो है इसका एक मोटो है, इसके जो भी ऑनर है उसका ये कहना है कि हमारे एयरलाइन, हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं या जो हमारे एरोप्लेन्स हैं उनको ज़मीन पे खड़े होने के पैसे नहीं मिलते, उनको वो जितना ज़्यादा हवा में होंगे हमारे जो रेवेन्यू है उतना ज़्यादा जनरेट होगा और हमारे एसेट्स उतने ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकते हैं। तो बेसिकली उनकी वो अपने एसेट्स को बेस्ट या एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी, क्या वो अपने एसेट्स को कितनी अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं। देन कम्स द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बारे में हमने पहले भी बात की है कि स्टेबिलिटी क्या होती है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कर्ज़ा लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती जाएगी, सपोज़ वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट कर रही है लेकिन उस प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा लोन का है, तो ऑब्वियसली ये लोन उसने रिटर्न करना है, अल्टीमेटली कभी ना कभी तो रिटर्न करना है। तो जिस कंपनी पे जितना ज़्यादा लोन होगा उतनी ही वो फाइनेंशियली अनस्टेबल होगी। स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि कंपनीज़ की डेट टू इक्विटी रेशो कम हो। डेट मीन्स लोन और इक्विटी मीन्स उस कंपनी का अपना शेयर इन द कंपनी। तो जितना ज़्यादा उसकी डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वो कंपनी अनस्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू कि आप डेट टू इक्विटी रेशो कम रखें। डेट टू इक्विटी रेशो मीन्स कंपनी का लोन कम हो ताकि वो उसको टाइम पे कर सके, तो ही हम कहते हैं कि ये कंपनी स्टेबल है। तो हमने 4 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स देखे ऑफ अ फर्म। सबसे पहला जो था वो था प्रॉफिटेबिलिटी, देन लिक्विडिटी, उसके बाद एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी।
नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि सपोज़ मेरी कंपनी को स्टार्ट हुए हुए 2 महीने हो गए हैं या 6 महीने हो गए हैं या 1 साल हो गया है, तो वो पिछले 1 साल के डेटा को यूज़ करते हुए मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगी, जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाऊंगी, वो मेरी पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप तो है वो है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। नेक्स्ट स्टेप है फोरकास्ट, प्रिपरेशन ऑफ फोरकास्ट। कि अब मैंने ये कहा था कि हम पिछले डाटा को देखते हुए अगले महीने की इनकम को, एक्सपेंसेस को फोरकास्ट करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे अगर घर की बात करें तो सपोज़ हम हर महीने अपना बजट लिखते हैं, तो उस जो हर महीने हम खर्चे लिख रहे हैं उसको देखते हुए हम अगले महीने का एस्टिमेट लगाते हैं कि इस महीने हमारा इतना खर्चा हुआ था, तो अगले महीने ये इतना ही खर्चा होगा, या फ़लाँ शादी ज़्यादा आ रही है तो वो वाला खर्चा इंक्रीज़ हो जाएगा, या फ़लाँ जगह से हमें उधार वापस मिलना है तो वो हमारे लिए इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है फोरकास्ट, अंदाज़े लगाना अबाउट फ्यूचर। दिस इज़ कॉल्ड फ्यूचर फोरकास्ट या प्रिपरेशन ऑफ फोरकास्ट। देन जो हमने फोरकास्ट की बेस पे एस्टिमेट लगाया कि ये हमारी इनकम होगी, ये एक्सपेंसेस होंगे, तो थर्ड स्टेप है उन न्यू फोरकास्ट की अमाउंट्स की बेस पे प्रोफॉर्मा या फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। पहले हमने पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, अब हमने फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। पास्ट के लिए तो डाटा एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल था, इन फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए डाटा कहाँ से आया, इन फोरकास्ट से आया, जो हमने स्टेप नंबर 2 पे लगाई। उसके बाद जब फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई तो फोर्थ स्टेप इज़ कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज़। अब फाइनेंशियल रेशियोज़ कौन कौन सी होती हैं ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, और क्विकली मैं यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप पे बता दूँगी कि कौन कौन सी फाइनेंशियल रेशियोज़ कैलकुलेट की जाती हैं और रिज़ल्ट्स को कैसे मेजर किया जाता है इंडस्ट्री की एवरेजेस के साथ, या इंडस्ट्री में कितने प्रॉफिट्स कंपनीज जनरेट कर रही हैं और हमारी कंपनी कितना जनरेट कर रही है। तो बेसिकली दीज 4 स्टेप्स आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें नेक्स्ट अगर चलें तो फिर सबसे पहले तो यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि हमने सबसे पहले बनाई है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी क्यों है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम ये देख सकें, ये कंपनी ये देख सके कि उसके जो भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स थे वो उसने मीट किए हैं या नहीं किए। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट जो है वो ये बताती है कि हमारी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने थे, हमने कितने टैक्सेस पे किए। तो बेसिकली ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये बताती हैं कि हमारी कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव 4 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पीछे पढ़े हैं वो मीट कर रही है या नहीं कर रही। ये एनालाइज करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली एक रिटन रिपोर्ट होती है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती है। फोरकास्ट क्या होते हैं ये हमने पहले भी बात कर ली कि दिस इज़ एन एस्टिमेट ऑफ कंपनीज या फर्म्स फ्यूचर इनकम और एक्सपेंसेस, और ये हम एस्टिमेट लगाते कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, उसके करंट सर्कमस्टांसिस कि अगले महीने को शादी आ रही है कि नहीं आ रही, एंड इट्स फ्यूचर प्लान्स कि उसके फ्यूचर में कोई न्यू कंपनी ने कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं करना। तो इन सारी बेसिस पे ये फोरकास्ट एस्टिमेट किया जाता है। देन कम्स बजट्स। बजट क्या होते हैं, बजट ये होते हैं कि जैसे हम फोरकास्ट की बेस पे अगले महीने के एस्टिमेट्स लगाते हैं कि अगले महीने कंपनी की इनकम क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे, कोई न्यू कैपिटल नीड्स हैं, हमने कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है या नहीं करना, तो इसके लिए बजट बनाए जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड बजट्स। फिर फाइनेंशियल रेशियोज़ क्या होती हैं, फाइनेंशियल रेशियोज़ बेसिकली होती हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं
उनके कोई से दो आइटम्स लेके उनके दरमियान में रिलेशनशिप निकाला जाता है। और एक फाइनेंशियल रेशो, बेसिकली रेशो क्या होती है, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उनमें से दो को सिलेक्ट करके उनके दरमियान रिलेशनशिप को देखना बेसिकली फाइनेंशियल रेशो कहलाता है। और ये भी हमें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है। कैसे बताती है ये आगे हम रेशोज़ देखते हैं तो वो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें कंपनी की हेल्थ के बारे में बताती हैं फाइनेंशियल रेशोज़। फिर आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल और परफॉर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये पास्ट डाटा की बेस पे बनती हैं, जो एक्चुअल में इनकम और एक्सपेंसेस इनकर हो चुके हैं उसकी बेस पे बनती हैं। और ये जो पब्लिकली ट्रेडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक करें मींस वेबसाइट पे अपलोड करें या न्यूज़पेपर्स में दें या किसी भी तरह जनरल पब्लिक तक पहुंचाना। ये उनके लिए SEC सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन की रिक्वायरमेंट है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक तक पहुंचाएं। और ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो पास्ट डाटा की बेस पे बनती हैं, जिसमें एक्चुअल फिगर्स होती हैं ऑफ इनकम एक्सपेंसेस। और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। प्रोफॉर्म्स मींस जो फ्यूचर जिसमें हम प्रेडिक्शंस करते हैं और फोरकास्ट करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले 2 to 3 ईयर्स में हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे और हमारे इनकम क्या होगी। दीज परफॉर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फ्यूचर स्टेटमेंट्स आर प्योरली प्लानिंग टूल्स और दीज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कंपनीज सिर्फ अपनी प्लानिंग के लिए बनाती हैं कि सपोज अगले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में हमें कब ज़्यादा इनकम या ज़्यादा कैपिटल या ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ने वाली है, किस मंथ में हमें कम मनी की ज़रूरत होगी। तो वो सारी प्लानिंग करने के लिए कंपनीज जो हैं ये फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। तो हिस्टोरिकल वो होती हैं जो पास्ट डाटा की बेस पे बनती हैं और फ्यूचर वो हैं जो फोरकास्ट की बेस पे बनती हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा, बेस बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेस जो है वो है ऑन कीपिंग द गुड रिकॉर्ड्स। आप जब तक अपनी हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, उसको लिख के नहीं रखेंगे, उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, तब तक आप एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते, आप कोई ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर सकते। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही रिकॉर्ड कीपिंग से होता है। उसके बाद ये एक एग्जांपल है फिटनेस ड्रिंक्स। ये वो वाली केस स्टडी है जो मैंने आप लोगों को टेस्ट में दी थी और मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि हमें कुछ समझ नहीं आई तो ये क्या था और क्या नहीं था। तो बेसिकली ये एक न्यू कोई कंपनी स्टार्टअप है जो बिज़नेस स्टार्ट कर रही थी और उसने बेसिकली क्या किया हुआ था, वो फिटनेस ड्रिंक्स देती थी जो बाकी ड्रिंक्स से डिफरेंट थे। जो लोग स्पोर्ट्स में और इन चीज़ों में ज़्यादा आगे थे उनके लिए उसने ड्रिंक्स बनाए थे और उसको वो न्यूट्रिशनल थे और वगैरह वगैरह। तो उसके लिए उसने अपना सारा बिजनेस प्लान बनाया था और कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट थी जो मैंने आप लोगों को टेस्ट 2 में दी थी। लेकिन इस चैप्टर में इस कंपनी ने जो अपनी पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और जो फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं इस कंपनी की। और हमने एस्टिमेट लगाना है कि कंपनी कितनी अच्छी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बेसिकली स्टडी करते हैं वो या जनरली ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करती हैं वो 3 हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट होती है बेसिकली कि एक कंपनी फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है या कुछ काम करती है और अपने सारे रेवेन्यूज़ को रिकॉर्ड करती है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है फॉर दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम और उसके बाद कैलकुलेट करती है कि उसने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं या वो कंपनी लॉस में रही है या प्रॉफिट में रही है। देन कम्स द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो क्या होता है? दिस इज़ द बेसिकली स्नैपशॉट ऑफ द कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी। स्नैपशॉट मीन्स एक कंपनी के पास एट अ गिवन डेट, एट अ गिवन टाइम एसेट्स कितने हैं,
उस कंपनी की लायबिलिटीज़ या उधार कितने हैं जो उसने वापस करने हैं, और उस कंपनी की ऑनर्स इक्विटी कितनी है या कितना कैपिटल है उसके ऑनर ने उसमें कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी में कितना कैश इन हुआ है और कितना आउट हुआ है, कंपनी ने कितना कैश रिसीव किया है और कितना कैश किसी चीज़ पे खर्च किया है। ये सारी इसकी समरी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहलाती है। आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं तीनों चीज़ों की। तो ये इनकम स्टेटमेंट की एक एग्जांपल है। इनकम स्टेटमेंट में अब सबसे पहली चीज़ जो इंक्लूडेड होती है वो होती है नेट सेल्स। नेट सेल्स मींस एक कंपनी की जो टोटल सेल्स होती हैं इन अ गिवन ड्यूरेशन। सपोज एक मंथ के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या एक ईयर के लिए बना रहे हैं, ये इसने ईयरली स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 2008, 2007, 2006। तो एक साल में कंपनी ने टोटल जितनी सेल्स की हैं दैट आर नेट सेल्स। या सपोज़ आप लोगों ने स्टॉल्स लगाए थे तो जितने की चीज़ आपने सेल की आपके डिफरेंट क्लास फेलोज़ ने, तो वो कहलाती है नेट सेल्स। फिर है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जो भी चीज़ें सेल की जाती हैं उनको बनाने पे आपकी अपनी भी कॉस्ट आती है। सपोज़ आप लोगों ने मैक्रोनीज बनाई या सैंडविचेस बनाए या शामी कबाब बनाए, तो उसको बनाने पे जो कॉस्ट आई आपकी वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो नेट सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने कुछ एक्सपेंसेस और निकालने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ पे उस स्टॉल के लिए पेमेंट की है तो उसका एक्सपेंस, आपने कोई गैस स्टोव यूज़ किया है तो उसका एक्सपेंस, या फिर कोई और मार्केटिंग की है उसकी, कोई चार्ट्स वगैरह बनाए तो उसके एक्सपेंसेस, तो ये सारे सेलिंग और जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं। तो जब हम ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो आती है ऑपरेटिंग इनकम। इस ऑपरेटिंग इनकम में से हमने इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को माइनस करना होता है और एंड पे हम कैलकुलेट करते होते हैं नेट इनकम। तो दिस इज़ कॉल्ड द इनकम स्टेटमेंट और ये हिस्टोरिकल है। ये उसने पास्ट ईयर्स के डाटा की बेस पे बनाई हुई है इस कंपनी ने। तो दिस इज़ हिस्टोरिकल इनकम स्टेटमेंट। देन कम्स दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने पहले बात की थी कि बैलेंस शीट में 3 सेक्शंस होते हैं। एक एसेट्स होते हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो एसेट्स जो हैं वो कंपनी के हर कंपनी के डिफरेंट एसेट्स होते हैं। ये नेचर ऑफ द बिज़नेस पर डिपेंड करता है, लेकिन एसेट्स बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। करंट एसेट्स होते हैं या फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो ये इस कंपनी के एसेट्स हैं। उसके बाद ये लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी, ये शेयर होल्डर्स इक्विटी वाला सेक्शन है। बैलेंस शीट भी आपने एक दिन पहले पढ़ी हुई होगी, इस वजह से मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही। लायबिलिटीज़ वो अमाउंट होती है जो कंपनी ने रिटर्न करनी होती है, किसी से लोन लिया होता है तो उसको वापस करनी होती है, तो हम कहते हैं कि ये लायबिलिटी है। और शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है बेसिकली इन्वेस्टर ने या शेयर होल्डर ने कंपनी में जो अमाउंट इन्वेस्ट की होती है हम उसको ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और तीसरी जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डेली ऑपरेशन, रोज़ डे टू डे कामों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पे कैश इन होता है या कैश आउट होता है, पैसा लगता है, उनको हम कहते हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जब कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, सपोज़ कोई नई बिल्डिंग परचेज़ कर ली या इक्विपमेंट परचेज़ किया, तो हम उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जहाँ से कंपनी अपने बिज़नेस को चलाने के लिए पैसा जनरेट करती है, उनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो इन तीनों सेक्शंस को इंक्लूड करके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जिसके 3 सेक्शंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है रेशियो एनालिसिस, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तब तक आप लोग ये हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है, इसको आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, एक दफ़ा रीड आउट कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकता है। और आज की क्लास के लिए फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।